हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन पार्ट 3 के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं वाटर एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में। क्या होता है क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग वेयर, व्हेन एंड हाउ मच वाटर इज अवेलेबल। वाटर पे डिपेंड, क्लाइमेट चेंज हमारा टोटली वाटर पे अवेलेबल वाटर पे डिपेंड करता है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सच एज ड्रॉट्स एंड हैवी रेनफॉल विच आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। अब हम देखेंगे कि ड्रॉट्स मतलब सूखा पड़ना या हैवी रेनफॉल, फ्रीक्वेंट हैवी रेनफॉल इंक्रीज होते चले जाएंगे। अ लैक ऑफ एडिक्वेट वाटर सप्लाईज, फ्लडिंग और डिग्रेडेड वाटर क्वालिटी इम्पैक्ट्स द सिविलाइजेशन, जो कि मैनकाइंड को अफेक्ट करेगा। कम पानी अवेलेबल होना, फ्रीक्वेंटली फ्लडिंग होना, बाढ़ आना या वाटर की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होना, जिसकी वजह से हमारा मैनकाइंड बहुत ज़्यादा सफ़र कर सकता है। दीज चैलेंजेस कैन अफेक्ट द इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करेंगे। फ्रीक्वेंटली बाढ़ आएंगी तो हमारी इकोनॉमी ऑब्वियसली अफेक्ट होगी। एनर्जी प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा, उसके इस्तेमाल पर असर पड़ेगा, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर असर पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर असर पड़ेगा, एग्रीकल्चर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, नेशनल सिक्योरिटी भी प्रॉब्लम आ सकती है, नेचुरल इकोसिस्टम्स ख़राब हो सकते हैं, रिक्रिएशन पे तो अल्टीमेटली फ़र्क पड़ेगा ही। अब हम जानेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज के? शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करते हैं तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, जो ग्लेशियर्स हमारे पोल्स पर हैं या हमारे आइस कैप्स हैं, स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं, उनकी मेल्टिंग ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंटली फ्लड्स हम देख सकते हैं। इन द लॉन्ग टर्म दीज ग्लेशियर्स विल डिसअपियर। लंबे समय में देखें तो ये ग्लेशियर्स धीरे धीरे डिसअपियर कर जाएंगे, नदियाँ सूख जाएंगी और सूखा पड़ने की आशंका बढ़ सकती है। देयर मे बी अ इंटेंस रेनफॉल ऑन रेनी डेज, thereby causing more floods, loss of food security, less economic activity, more waterborne diseases and less access to clean water। ज़्यादा बारिश होने की वजह से, रेनी डेज में ज़्यादा बारिश होने की वजह से फ्रीक्वेंटली हम देख सकते हैं बाढ़ की समस्या हो जाती है, फूड सिक्योरिटी कम हो जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैम्पर हो जाती हैं, वाटरबॉर्न डिजीज़ हम देख सकते हैं कि मलेरिया और डेंगू बहुत जल्दी जल्दी फैलने लगते हैं। लेस एक्सेस टू क्लीन वाटर की एक्सेस हमें कम मिलती है। देयर विल बी मोर ड्राई डेज इन अ ईयर, सूखा पड़ने की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू मोर इवापोरेशन ऑफ वाटर, क्योंकि क्लाइमेट चेंज अगर हम देखें, अगर हमारा टेम्परेचर राइज करता है तो इवापोरेशन और ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से और ज़्यादा सूखा पड़ेगा। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैम्पर होंगी, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैम्पर होंगी और क्लीन वाटर के लिए एक्सेस हमारी कम हो जाएगी। द सी लेवल विल राइज ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। सी लेवल थर्मल एक्सपेंशन की वजह से राइज करेगा, ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, आइस शीट्स मेल्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो आइसलैंड्स वाले एरियाज़ हैं वो उनकी फ्लडिंग हो सकती है। जैसे हम बात करें लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप जो इन आइसलैंड्स में रहते हैं उनको घर की समस्या हो सकती है, उनको इधर उधर भागना पड़ सकता है। एक एग्जाम्पल बांग्लादेश का ले सकते हैं। अगर हम उसकी बात करें तो 10% अगर उसकी लैंड भी लॉस्ट होती है बाय हाफ अ मीटर राइज इन द सी लेवल, अगर आधा मीटर सी लेवल भी राइज कर जाता है तो उसकी 10% लैंड लॉस हो जाएगी, जिसकी वजह से फार्मिंग बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी, जिसकी वजह से इकोनॉमी पर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। द स्कार्सिटी ऑफ वाटर में लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द नेशंस एंड स्टेट्स। पानी की कमी हो जाएगी तो उस पानी के लिए आपस में, देशों में, स्टेट्स में लड़ाई झगड़े भी होना भी आम बात हो जाएगी। अब हम बात करेंगे वाटर कंजर्वेशन के बारे में। वाटर को कैसे कंजर्व किया जा सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या होता है कंजर्वेशन? कंजर्वेशन में बी डिफाइंड एज द कंट्रोल्ड यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कंजर्वेशन एक हम अपने कंट्रोल में रखें, यूटिलाइज करें अपने नेचुरल रिसोर्सेज का, ताकि हम सबको बेनिफिट दे सकें, सब पूरी लाइफ, पूरी मैनकाइंड को हम बेनिफिट कर सकें, जिससे उसके जो बेनिफिट्स हैं, जो अब प्रेजेंट में जो हम हैं, या अपने फ्यूचर जनरेशन को उसका बेनिफिट दे सकें। वाटर कंजर्वेशन के लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, जैसे अवॉइड, छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर हम फॉलो करेंगे, अगर इन सब के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए हमें इंडिविजुअल लेवल पर
एफर्ट्स करने पड़ेंगे। हम किसी पर डिपेंड नहीं रह सकते कि कोई और करेगा। हम अगर इंडिविजुअल लेवल्स पर भी अपने एफर्ट्स करते हैं तो और बाकी सब भी हमें फॉलो कर सकते हैं, हम दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं। तो वी शुड अवॉइड लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द टैप्स, पाइप्स एक्सेट्रा एंड डू नॉट लीव द टैप टर्न्ड ऑन वाइल ब्रशिंग टीथ और वॉशिंग क्लॉथ्स। हमें पानी की लीकेज, जो टैप से पानी की लीकेज होती है, उसको अवॉइड करना चाहिए, उसको रिपेयर करवाना चाहिए। और कोई भी टैप, चाहे दांत साफ़ कर रहे हो या कपड़े धुल रहे हो, तब भी वो टैप ओपन नहीं होनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग वेस्ट वाटर, यूज़ इट फॉर गार्डनिंग और क्लीनिंग कार्स। जो हम वेस्ट वाटर थ्रो कर देते हैं, जो हम नालियों में बहा देते हैं, उसको गार्डनिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है या कार्स की क्लीनिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। अवॉइड अननेसेसरी फ्लशिंग ऑफ द टॉयलेट्स। टॉयलेट्स को अननेसेसरी फ्लश नहीं करना चाहिए। स्टॉप यूजिंग अ टॉयलेट एज अ डस्टबिन। डस्टबिन की तरह यूज़ नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी उठाया उसमें फेंक दिया। अगर हम उसमें कुछ भी डाल देंगे तो उसकी वजह से एक एडिशनल फ्लशिंग ऑफ वाटर होती है, जो कि वाटर की वेस्टेज करती है। टेक शॉर्टर शावर्स। जो हमें शावर्स है उसका एक ड्यूरेशन होना चाहिए। इंस्टॉल वाटर सेविंग शावर हेड्स और फ्लो रिस्ट्रिक्टर्स। हमें वाटर सेविंग शावर हेड्स इंस्टॉल करने चाहिए जो कि लिमिट कर सकें वाटर फ्लो को। यूज़ अ मग और बकेट टू टेक बाथ और वॉश योर कार। वाटर योर लॉन ओनली व्हेन इट इज़ नीडेड। जब ज़रूरत हो तभी हमें लॉन को वाटर करना चाहिए। अवॉइड यूजिंग अ होस पाइप फॉर क्लीनिंग पर्पसेस, जिसकी वजह से पानी की एडिशनल वेस्टेज होती है। वी शुड टर्न ऑफ द वाटर वाइल ब्रशिंग योर टीथ। जब ब्रश कर रहे हैं तो हमें वाटर टैप ऑफ कर देनी चाहिए। शेविंग कर रहे हैं तब भी ऑफ कर देनी चाहिए। अगर कोई पाइप लीक कर रहा है तो उसको रिपेयर करवाना चाहिए। प्लांट ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट्स दैट डू नॉट रिक्वायर मच वाटरिंग। हमें ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट्स होते हैं जो सूखे में भी, सूखा पड़ने पर भी वो खड़े रहते हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे प्लांट्स को हमें प्लांट करना चाहिए जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो। वी शुड फिक्स अ ड्रिपिंग टैप विच वेस्ट 15 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे। एक ड्रिपिंग टैप जो होती है जिसमें से पानी बह रहा है या लीकेज है, जो 15 लीटर्स ऑफ वाटर अप्रॉक्सीमेटली एक दिन में बर्बाद कर सकती है, तो उसको हमें रिपेयर जितना जल्दी हो सके रिपेयर करवाना चाहिए। यूज़ द ऑटोमेटिक डिश वॉशर एंड वॉशिंग मशीन्स फॉर द फुल लोड्स ओनली। अगर हम ऑटोमेटिक डिश वॉशर या वॉशिंग मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जब वो फुल कैपेसिटी में होते हैं तभी इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं कि 2-3 बर्तन हुए या 2-4 कपड़े हुए तब भी हमने उसे वॉशिंग में डाल दिया, इससे एडिशनल वेस्टेज होता है पानी का। वी शुड मॉनिटर योर वाटर यूसेज ऑन योर वाटर बिल एंड ट्राई टू डिक्रीज इट एज मच एज पॉसिबल। हमें वाटर बिल में अपना वाटर यूसेज मॉनिटर करना चाहिए और उसको जितना हो सके डिक्रीज़ करना चाहिए। इफ़ वी ऑल डू आवर पार्ट इन कंजर्विंग वाटर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस फॉर द एनवायरनमेंट एंड टू द मैनकाइंड। अगर हम अपना पार्ट प्ले करते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर, एक बड़ा डिफरेंस हम क्रिएट कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट के लिए, अपने मैनकाइंड के लिए और अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी। वी शुड इंस्टॉल टैप्स विद रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर। ऐसे टैप्स को इंस्टॉल करना चाहिए जिसमें पानी की फ्लो कम हो, जिससे अननेसेसरी वेस्टेज ना हो पानी की। डैम शुड बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर्स टू मैनेज वाटर रिसोर्सेज। A man-made lake called reservoir is made behind the dam that may helps in storing water for future distribution. Dams are helpful in controlling floods. Dams बहुत मदद करते हैं फ्लड्स को कंट्रोल करने में। उनको रिवर्स के अक्रॉस उन्हें कंस्ट्रक्ट करना चाहिए ताकि हम वाटर रिसोर्सेज को मैनेज कर पाएँ। मैन मेड लेक होता है रिजर्वायर जो कि डैम के पीछे बनाया जाता है, जिसकी वजह से आगे पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो हेल्प करता है। रेन वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए रेन वाटर का इस्तेमाल होता है, जिसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि रेनफॉल जो रूप्स में फॉल होता है उसको एक डीप ट्रेंच, सॉइल में एक डीप ट्रेंच में फ्लो करवा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो रिवर्स में जाने के बजाय वो सॉइल में पेनिट्रेट कर जाता है और जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर का लेवल इंक्रीज़ कर सकता है। This stored water can also be used as a source of water for domestic purposes and irrigation during the rest of the year. इस stored पानी को हम
डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या इरिगेशन पूरे साल के लिए इरिगेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम जानेंगे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के बारे में। क्लीन वाटर इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नेसेसिटीज़। एक बेसिक नेसेसिटी है क्लीन वाटर। अनफॉर्चुनेटली क्लीन वाटर दैट इज़ फिट फॉर यूज़ इज़ नॉट अवेलेबल टू ऑल। अनफॉर्चुनेटली क्लीन वाटर सबके लिए अवेलेबल नहीं है, और ये पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने के साथ और भी मुश्किल होता जा रहा है। क्वालिटी ऑफ वाटर डिट्यूरेट करती ही जा रही है। अब हम जानेंगे सोर्सेज ऑफ वेस्ट वाटर। क्या सोर्सेज होते हैं हमारे वेस्ट वाटर के? वी यूज़ वाटर फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़ लाइक bathing, washing clothes, dishes, flushing toilets, cooking, etc. The used water gets dirty and is called waste water. इन सभी एक्टिविटीज़ से पानी गंदा हो जाता है, उसको हम वेस्ट वाटर बोलते हैं। इसमें यूरिन भी होता है, फीसिस भी होते हैं, डिटर्जेंट भी होता है, एंड द डर्ट रिलीज्ड आफ्टर वॉशिंग क्लॉथ्स एंड अटेंसिल। जो वॉशिंग कपड़े धोने या बर्तन धोने के बाद या फूड वेस्ट हम जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसके बाद जो डर्ट रिलीज़ होती है वो भी इसमें होता है। इट कैन कॉज डिजीजेज सच एज डायरिया, कोलेरा एंड टाइफाइड। इनकी वजह से डायरिया हो सकता है, कोलेरा हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है, क्योंकि इसमें वेस्ट वाटर में डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर कंटेन्स पॉइजनस केमिकल्स। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर होता है उसमें पॉइजनस केमिकल्स भी होते हैं। वेस्ट वाटर फ्रॉम हॉस्पिटल्स ऑल्सो कंटेन सेवरल टाइप ऑफ डिजीज कॉजिंग जर्म्स एंड डेंजरस रेडियोएक्टिव मटीरियल्स। जो हॉस्पिटल्स से निकला हुआ वेस्ट वाटर होता है उसमें डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स भी होते हैं और डेंजरस रेडियोएक्टिव मटीरियल्स भी होते हैं। एग्रीकल्चरल वेस्ट की बात करें तो इसमें फर्टिलाइजर्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, प्लांट एंड एनिमल वेस्ट होता है। जो वेस्ट वाटर में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, या ऑर्गेनिक मटीरियल है, जिसकी वजह से वीड्स का ग्रोथ प्रोमोट होता है और जो पानी के ऑक्सीजन लेवल्स को कम कर देता है और हमारी एक्वेटिक लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है। ऑल दिस वेस्ट वाटर फॉर्म्स द सीवेज। इस सभी वेस्ट वाटर मिलकर सीवेज बनाता है। इट हैज सेवरल डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ इन इट। इसमें बहुत ज़्यादा डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं। दीज आर कॉल्ड कंटेमिनेंट्स, जिनको हम कंटेमिनेंट्स बोलते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्पोज ऑफ दिस सीवेज प्रॉपरली। बहुत ही ज़रूरी है सीवेज को हम डिस्पोज कर दें। इफ़ इट इज़ डिस्पोज ऑफ इन लेक्स, रिवर्स और सी विदाउट बीइंग ट्रीटेड, बिना ट्रीटमेंट के अगर हम इसे डिस्पोज कर देते हैं तो ये एक हेल्थ हैज़ार्ड बन सकता है ह्यूमन्स एंड एनिमल्स के लिए। अब हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे। द सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय हाउसेस